लीगल एस्पेक्ट में आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 1 यानी पार्टीज टू सूट्स, वादों के पक्षकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि आप अपने चैम्बर में बैठे हैं, एडवोकेट के चैम्बर में बैठे हैं, आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो ये कहता है कि मेरे पिताजी, मेरे भाई और मेरे ताऊ चाचा वगैरह मुझे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं, वे मेरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, तो मुझे एक सिविल सूट पेश करना है, मुझे उनको रोकना है और साथ में ही मुझे अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन करके मुझे अपना हिस्सा पाना है। अब आपको प्लेंट ड्राफ्ट करना है, वाद पत्र तैयार करना है। तो समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम जो पार्टीज बनाएंगे, प्लेंटिफ बनाएंगे, हम वादी के रूप में लोग ऐड करेंगे, पक्षकार ऐड करेंगे, साथ ही प्रतिवादी के रूप में पक्षकार ऐड करेंगे। तो हम प्लेंटिफ किस किस को बनाएंगे, ये हमारे सामने समस्या है। हमने धारा 26 को भी देख लिया। तो धारा 26 तो सिर्फ इतना से कहती है कि कोई भी सूट प्लेंट को प्रेजेंट करके पेश किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें तो ये बात तो लिखी हुई नहीं है कि अब हम पार्टी से किसको बनाएंगे, तो हमको ऑर्डर 1 देखना पड़ेगा। अब ऑर्डर 1 का जो रूल 1 है उसमें लिखा हुआ है हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ, यानी वादियों के रूप में कौन कौन व्यक्ति पक्षकार बन सकते हैं, उनको संयोजित किया जा सकता है। इस ऑर्डर में 13 रूल हैं, यानी इस ऑर्डर को 13 भागों में बांटा गया है और 13 भागों को रूल का नाम दिया गया है। तो इस ऑर्डर 1 में हमारे पास 13 रूल है, ठीक है। तो ये जो रूल 1 है ये कहता है कि वे सभी व्यक्ति वादियों के रूप में संयोजित किए जा सकते हैं जो एक ही कार्य या संव्यवहार या कार्य संव्यवहारों की सीरीज के बारे में या उससे पैदा होने वाली रेमेडी पाने का अधिकार उनमें जॉइंटली या सीवियरली या अल्टरनेटिवली है। यानी कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि वादी के रूप में वो लोग जॉइंट हो सकते हैं जिनको एनी राइट टू रिलीफ इन सेम एक्ट, यानी एक ही काम से उन सबको एक रिलीफ पाने का राइट उत्पन्न हुआ है, या एक ही ट्रांजैक्शन है, या एक ही सीरीज ऑफ एक्ट्स है, या एक ही सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है। एक ही काम से कई सारे लोग अगर रिलीफ प्राप्त करने का राइट प्राप्त करते हैं तो वो सारे वादी के रूप में, प्लेंटिफ के रूप में एक साथ मुकदमा कर सकते हैं। अब जैसे ये जो हमारे पास पक्षकार आया है उसको अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन कराना है, तो वो ये कहता है कि मेरे घर वाले मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। अब इसको तो अकेले को ही कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है, ये तो अकेला ही कह रहा है कि मुझको ही रोका। अगर इसका भाई भी आकर ये कहता कि मुझको भी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे रहे, ठीक है, तो उसको भी फिर वादी के रूप में ये जॉइंट कर सकता था। लेकिन यहाँ तो सिर्फ इसको अकेले को ही रिलीफ प्राप्त करना है, क्योंकि इसको अकेले को ही मना किया गया है, इसी का वो हिस्सा बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई भी एक्ट, अगर एक एक्ट से कई लोग अगर प्रभावित होते हैं, उनके राइट खत्म होते हैं, तो वो सारे वादी के रूप में जॉइंट हो सकते हैं। तो ये इसमें कहा गया है। तो 2 पॉइंट आपको इसमें ये याद रखने हैं कि एक तो एक ही कार्य से उनको राइट उत्पन्न हुआ हो और उस राइट के फलस्वरूप वो रिलीफ प्राप्त कर सकते हो। कार्य एक ही होना चाहिए या कार्यों की जो सीरीज है वो एक ही होनी चाहिए। कई बार एक ही एक्ट की कई सारी सीरीज होती है, यानी वो पूरा जो एक्ट है वो एक ही सीरीज से कंप्लीट होता है। काम तो उसमें बहुत सारे होते हैं लेकिन वो एक कंप्लीट सीरीज बनती है एक के बाद एक, और एक एक्ट से वो पूरा जो उसका काम है वो अकेला नहीं बनता है, उसमें पूरे कई सारे एक एक्ट को, एक बड़े एक्ट को करने के लिए कई सारे छोटे छोटे एक्ट करने पड़ते हैं, तो तब हम उसको कहते हैं सीरीज ऑफ एक्ट्स, ठीक है। तो ये बात आई समझ में। दूसरा कि यदि ऐसे व्यक्ति पृथक पृथक वाद लाते तो विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता। तो ये भी एक बात है कि किन व्यक्तियों को हम जोड़ सकते हैं कि अगर वो सारे व्यक्ति अलग अलग सेपरेट सूट लाते, फिर भी उनको एक ही कॉमन तथ्य साबित करना पड़ता या एक ही कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट को बताना पड़ता। अगर ऐसी परिस्थिति है तो भी उनको एक साथ जॉइंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस मामले में प्रॉपर्टी का उसको डिवीजन कराना है, ठीक है, उसका भाई कहता है कि मेरा भी हिस्सा नहीं दे रहे,
और ये कहता है कि मेरा भी हिस्सा नहीं दे रहे। अब अगर ये दोनों अलग अलग सूट लाते हैं, अलग अलग कोर्ट में मुकदमा करते हैं, तो दोनों को ही एक ही बात साबित करनी पड़ेगी। एक तो वो सिजरा खानदान यानी जो पूरी फैमिली का जो विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, वो उनको साबित करना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि हम सारे एक ही दादाजी की संतान हैं। ये भी बताना पड़ेगा ये हमारी संपत्ति पेरेंटल है। तो ये सारी बातें दोनों को अलग अलग साबित करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये एक साथ भी मुकदमा ला सकते हैं, क्योंकि इनमें एक सी बातें ही इनको बतानी होती हैं, एक से ही तथ्य साबित करने हैं, एक से ही लॉ पॉइंट साबित करने हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बात इसमें ध्यान में रखने की बातें होती हैं कि जब दो व्यक्ति अलग अलग मुकदमा कर सकते हैं तो फिर वो एक साथ भी कर सकते हैं। अब इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि, क्योंकि क्या है सीपीसी थोड़ी सी वैसे तो इजी है, लेकिन एक साथ इसको थोड़ा सा पहले हम प्राइमरी रूप से पढ़ेंगे ताकि एक खाका आपके दिमाग में खिंच जाए, इसके बाद हम फिर चाहे भले डिटेल पढ़ लें। तो ये हमने वादियों के रूप में बात कर ली कि कौन कौन वादी एक साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। अब जो रूल नंबर 2 है वो ये कहता है कि पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति। तो अब मान लीजिए वकील साहब ने तो अपने हिसाब से पार्टीज को ज्वाइंट कर दिया, लेकिन कोर्ट का एक अपना ऑर्डर करने की, कोर्ट की एक अपनी शक्ति होती है। तो यहाँ रूल नंबर 2 में कोर्ट की शक्ति के बारे में ही बताया गया है। जहाँ न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि वादियों के किसी संयोजन से वाद के विचारण, उलझन या विलंब हो सकता है, वहां न्यायालय वादियों से निर्वाचन करने को कह सकेगा या पृथक विचारण का या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो समीचीन है। यानी कोर्ट में एक एप्लीकेशन पेश करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, पार्टीज को लगता है तो वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक कोर्ट में एप्लीकेशन पेश करवा देंगे। जैसे प्लेंट तो पेश कर दिया, अब किसी व्यक्ति को, जो पार्टी के वकील साहब है, उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को हम पार्टी नहीं बना सकते, क्योंकि इसके पार्टी बनाने से क्या होगा कि डिले हो सकता है। मान लो व्यक्ति अमेरिका में बैठा है और वो सिग्नेचर, प्लेंट पर तो सारी पार्टीज के सिग्नेचर होंगे, तो सिग्नेचर करने के लिए नहीं आ सकता, तो डिले हो गया। या उससे कोई एम्ब्रेसिंग सिचुएशन पैदा होगी, कोई उलझन पैदा होगी, तो उसको पार्टी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पार्टी बनाना उसको जरूरी है। तो फिर क्या करेंगे, तो कोर्ट में इस ऑर्डर 1 रूल 2 की एप्लीकेशन कोर्ट में लग जाएगी और फिर कोर्ट ये डिसाइड कर देगा कि ठीक है, इस आदमी को पार्टी बनाया जाए या ना बनाया जाए। अगर कोर्ट में ये साबित हो जाती है बात, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं, इससे एम्बेरेसिंग सिचुएशन बनेगी या मामले को डिले हो सकता है, तो कोर्ट इसमें छूट प्रदान कर सकता है। तो इस जो रूल नंबर 2 है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल महत्व है। ठीक है, अब रूल नंबर जो 3 है वो डिफेंडेंट की ज्वाइनिंग के बारे में कहता है कि एक साथ हम किन किन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पेश करेंगे। तो यहां भी वो सेम ही बात है कि वो जो सीरीज ऑफ एक्ट है या ट्रांजैक्शन की सीरीज है, उससे जिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ एक साथ मुकदमा पेश किया जा सकता है और जिनके खिलाफ राइट उत्पन्न हुआ है उस एक ही काम से, तो उन सारे लोगों के खिलाफ हम एक साथ मुकदमा पेश कर सकते हैं। जैसे रूल नंबर 1 है, वैसे ही रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 1 वादियों के बारे में है, प्लेंटिफ्स के बारे में है, और रूल नंबर 3 जो है वो डिफेंडेंट्स के बारे में है। जैसे यहाँ उसके जो हमारे पास पक्षकार आया है, पार्टी आई है, वो उसको घर में मान लो 8 लोग हैं, वो 8 उसकी प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होने देना चाहते, उसका हिस्सा नहीं देना चाहते, उसकी संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबके खिलाफ, क्योंकि उन सबका एक कॉमन एक्ट है और उसी से इसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो यहाँ उन सब व्यक्तियों के खिलाफ जो जो इसका राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उन सबको एक साथ पार्टी वो बना सकता है। अब देखिए ये ऐसा क्यों नियम बनाए गए हैं, इसके पीछे थोड़ी सी हमको कारण समझने पड़ेंगे कि कोर्ट्स जो कानून है, कानून जो सिविल का खासतौर से कानून है, उसमें तो ये बात ध्यान में रखी गई है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोका जाए।
यानी जो रिलीफ एक साथ व्यक्ति मांगता है तो उसको अलग अलग हम इजाजत नहीं दे सकते। यही हमने क्रिमिनल लॉ में देखा, जो क्रिमिनल लॉ के चार्जेस वाले सेक्शन है 221, 22, 23, वहां भी यही सिचुएशन है कि जो चार्ज एक साथ लगाए जा सकते हैं उनको एक साथ ही लगाओ, क्योंकि इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो लिटिगेशन है, मुकदमों की संख्या हम नहीं बढ़ाना चाहते, वाद बहुलता को रोकना यहाँ हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए जितने पक्षकार एक साथ आएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। ठीक है, रूल नंबर 3, हु मे बी जॉइंट एज डिफेंडेंट। तो सेम राइट यहाँ ये देखना है आपको। रूल नंबर 4 ये कहता है कि कोर्ट में गिव जजमेंट्स फॉर वन प्लेंटिफ, फॉर ऑल प्लेंटिफ, अगेंस्ट वन डिफेंडेंट, अगेंस्ट ऑल डिफेंडेंट। यानी जब कोर्ट निर्णय सुनाएगा तो कोर्ट के लिए ये बाध्यता नहीं होगी कि कोर्ट सारे प्लेंटिफ के लिए निर्णय सुनाए या कोर्ट सारे डिफेंडेंट के लिए निर्णय सुनाए। जैसे परिस्थितियों के हिसाब से देखेगा कोर्ट, उसमें एक प्लेंटिफ के भले ही कितने सारे जॉइंट प्लेंटिफ हो, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो एक प्लेंटिफ के पक्ष में निर्णय दे सकता है या उसके खिलाफ निर्णय दे सकता है, या वन जो डिफेंडेंट्स हैं उनमें एक के लिए डिसीजन दे सकता है या ज्यादा के लिए डिसीजन दे सकता है। तो ये रूल नंबर 4 कोर्ट को ये पावर देता है कि केवल जो पार्टीज हैं उनके द्वारा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ज्वाइंट करने से ही कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली कोर्ट को भी ये पावर है कि वो चाहे कितने भी वादी हों उनमें से एक वादी के खिलाफ, एक वादी के लिए भी निर्णय सुना सकता है। ठीक है, अब रूल नंबर 5 ये कहता है डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। यहाँ डिफेंडेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो सारे जो भी रिलीफ क्लेम किए गए हैं उन सभी में वो इंटरेस्ट रखता हो। इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम। कई बार क्या होता है कि फॉर्मल पार्टीज भी बनाई जाती हैं, तो यहाँ 5 नंबर उसी से संबोधन करके लिखा हुआ है कि कई बार जितने भी डिफेंडेंट बनते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उस इंटरेस्ट में क्लेम रखते ही रखते हो, उस वो जो रिलीफ मांगा गया है उसमें वो इंटरेस्टेड हो ही हो। केवल उनकी एक आधिकारिक स्थिति के कारण उनको पार्टी बनाया जाता है। तो इसलिए ये इसमें फॉर्मल पार्टी की बात कही गई है। 2 तरह के हमारे पास डिफेंडेंट हो सकते हैं, एक नेसेसरी डिफेंडेंट होते हैं, आवश्यक पक्षकार होते हैं, एक फॉर्मल पक्षकार होते हैं। तो यहाँ उसी के बारे में बात की गई है कि कोई जरूरी नहीं है कि जितने डिफेंडेंट जोड़े गए हों उनका उस वो जो इंटरेस्ट क्लेम किया गया है उसमें इंटरेस्ट हो ही हो। और ऐसे व्यक्ति अगर जोड़े गए हैं डिफेंडेंट के रूप में तो वो फॉर्मल पक्षकार होंगे। It shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him. ठीक है, अब नेक्स्ट है joinder of parties liable on same contract. The plaintiff may at his option join as parties to the same suit all or any of the person severally or jointly and severally liable on any one contract including parties to bills of exchange, hundis and promissory notes. एक ही संविदा के आधार पर जो पक्षकार दायी होते हैं तो उनका भी संयोजन यहाँ किया जा सकता है। वादी किसी भी एक संविदा के आधार पर पृथकतः या संयुक्ततः और पृथकतः दायी सभी या किन्हीं व्यक्तियों को पक्षकार में संयोजित कर सकता है। ऐसी स्थिति जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम ये लेते हैं कि कई बार बैंक जो है वो अपने जो ऋणी होते हैं जिनको वो लोन दे रहा होता है उन पर मुकदमा करता है। तो ऋणी के साथ साथ जो गारंटर होता है उसके खिलाफ भी वो मुकदमा कर सकता है क्योंकि उसने गारंटी दी है। लेकिन ये चॉइस बैंक करता है कि वो चाहे तो एक व्यक्ति जो ऋणी है उसी के खिलाफ करे या साथ में गारंटर के खिलाफ करे या दोनों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा करे या दोनों को जॉइंट कर ले। तो ये फॉर एग्जाम्पल हमने माना है। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति है और वो किसी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई मान लो गुड्स का आपस में लेन देन करता है, तो यहाँ
ये वो डिपेंड करेगा कि वो किस किस को यहाँ पार्टी बनाना चाहता है। तो जैसे मान लो दो तीन फर्म हैं, तो किस पोजीशन में उन्होंने ये संविदा की है, तो ये यहाँ डिपेंड करेगा। तो इसमें विनिमय पत्र जो होते हैं, एक्सचेंज या प्रोमिजरी लेटर या हुंडी, इसमें ये चीजें अंतर्गत इसमें इन्होंने माना है, इंक्लूडिंग माना है कि ऐसा इनमें भी होता है। ये केवल मात्र अकेली लिस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें शामिल होंगी, लेकिन इन्होंने ये जो हुंडीज हैं और प्रोमिजरी नोट हैं, एक्सचेंज है, इनको भी इसमें शामिल किया है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल तो आप यही समझो बैंक वाला, कि जैसे मान लो कोई आदमी किसी को लोन देता है, फिर उसके 5 गारंटर हैं, तो लोन देने वाले पर प्लस गारंटर पर वो साथ मुकदमा कर सकता है, या केवल वो गारंटर पर भी मुकदमा कर सकता है, या फिर वो लोन देने वाले पर भी, जिसने लोन लिया है उसके खिलाफ भी कर सकता है। तो ये उसका मामला होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति कई सारे लोगों से एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो उन सबके खिलाफ ही मुकदमा करना चाहे या उनमें से एक के खिलाफ ही करना चाहे। तो ये हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले जो भी मामले हैं वो इसमें आएंगे। जब वादी को संदेह हो कि किससे प्रतितोष चाहा गया है। अब यहाँ कई बार ये सिचुएशन भी होती है डाउटफुल वाली सिचुएशन। तो ऑर्डर 1 रूल 7 ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करता है जहां जो प्लेंटिफ है उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किस किस के खिलाफ मुकदमा कर सकता हूँ, डाउटफुल सिचुएशन है। तो यहाँ ये रूल ये कहता है कि फिर सभी के खिलाफ वो डिफेंडेंट, उनको सभी को डिफेंडेंट बना सकता है। अब है नेक्स्ट रूल नंबर 8। ठीक है, रूल नंबर 8 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल वे से। इसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की बात की जाती है। रिप्रेजेंटेटिव सूट से क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेटिव सूट से मतलब है कि जैसे बहुत सारे लोग उसमें हितबद्ध होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो सारे मुकदमा नहीं करते, बल्कि वो अपने प्रतिनिधि बना देते हैं कि ये 2 व्यक्ति हमारे में से मुकदमा लड़ेंगे। तो इनको रिप्रेजेंटेटिव सूट कहा जाता है। तो यूं तो देखिए, नॉर्मल रूल तो ये है कि जिस व्यक्ति का राइट इन्फ्रिंज होता है वो ही मुकदमा जाकर करेगा, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सूट इसके अपवाद हैं। इसमें जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति को राइट उत्पन्न हुआ है वो मुकदमा करे, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें मुकदमा कर सकता है। जब एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, वहां इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक वाद ला सकते हैं और उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है, या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लें कि एक गांव में तालाब बना हुआ है और वो सारे गांव वाले उस तालाब के पानी में अपनी गायों और भैंसों को ले जाते हैं, वो वहां पानी पीती हैं और उस तालाब में से सब पानी भरते हैं। ये वो गांव वाले करते हैं। तो गांव में मान लो 1000 व्यक्ति हैं, तो वो सारे के सारे 1000 व्यक्ति उस तालाब में इंटरेस्टेड हैं, उसमें हितबद्ध हैं। अब एक दूसरे गांव का व्यक्ति आता है और उस तालाब को वो उस पर इंक्रोचमेंट करना चाहता है। तो यहाँ गांव के जो 1000 व्यक्ति हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सूट ला सकते हैं, यानी उनमें से गांव के 1000 व्यक्तियों को वादी बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि 1000 व्यक्तियों में से 2 या 3 लोग उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन करके और ये सूट ला सकते हैं। लेकिन इसमें 2 कंडीशन होती हैं। पहली बात तो जब वो सूट पेश किया जाएगा, प्लेंट पेश किया जाएगा, उसके साथ ये ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन लगेगी और इसमें कोर्ट से परमिशन मांगी जाएगी कि हमको ये रिप्रेजेंटेटिव सूट लाने की परमिशन दी जाए। ठीक है, तो सेपरेट एप्लीकेशन इसमें लगानी पड़ेगी। दूसरा, इसमें कोर्ट को इसमें पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा, यानी इसमें एक नोटिस कोर्ट की तरफ से जाएगा। ज्यादातर इसमें किसी जो लोकल एरिया में कोई बड़ा अखबार आता है तो उस बड़े अखबार में इस तरह का इश्तिहार या विज्ञापन दे दिया जाता है, विज्ञापन कहे या नोटिस पब्लिश करवा दिया जाता है कि ये इस तरह एक रिप्रेजेंटेटिव सूट आया है, किसी को आपत्ति हो तो वो पार्टी बन सकता है। तो इस तरह की इसमें ये फॉर्मेलिटी 2 फॉर्मेलिटी करनी जरूरी है। पहली बात,
ऑर्डर 1 रूल 8 में एक तो कोर्ट की परमिशन लेनी जरूरी है और कोर्ट की परमिशन लेने के बाद पब्लिक नोटिस इसमें जारी होता है। तो ये बात इस रूल में भी कही गई है कि एक तो वाद न्यायालय की अनुज्ञा से, यहाँ जो न्यायालय की परमिशन शब्द है इस रूल के पार्ट नंबर ए में, जो रूल 8 को 2 भागों में बांटा गया है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 नंबर के 2 पार्ट इन्होंने किए हैं, ए और बी। तो इस एक पार्ट में जो परमिशन ऑफ द कोर्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है द कोर्ट में डायरेक्ट दैट वन और मोर ऑफ सच पर्सन्स मे बी सू और सूड और मे डिफेंड सूच, यानी कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है ऐसे जो लोग हैं कि इनमें से कौन कौन इसमें पक्षकार बन सकता है। और दूसरा इसका जो पॉइंट है कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को या तो व्यक्तिगत तामील करवाकर या जहां व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो, अन्य कारण से ऐसी तामील युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है, वहां लोक विज्ञापन द्वारा पब्लिक एडवर्टीजमेंट करके इसमें समाचार दिए जाएंगे। क्योंकि जैसे मान लो डिफेंडेंट भी बहुत सारे हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक गांव की लड़ाई किसी जमीन को लेकर, जैसे चारागाह की कोई लैंड है तो एक गांव की लड़ाई दूसरे गांव से हो गई, तो यहाँ वादी भी बहुत सारे हैं, प्लेंटिफ भी बहुत सारे हैं और डिफेंडेंट भी बहुत सारे हैं। तो ये वाद जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आ सकता है और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई दावा आता है तो उसमें बहुत सारे लोग पक्षकार बन सकते हैं। तो यहाँ पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। तो ये रूल जो है 1 रूल 8 इस तरह के बहुत दावे आते हैं। जैसे सार्वजनिक हित की जो चीजें होती हैं, जैसे कोई मंदिर का मामला है, जैसे मंदिर माफी की जमीन होती है, अब या कोई मस्जिद की जमीन है, कोई एक आदमी उस पर कब्जा करना चाहता है या बहुत सारे लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो इस तरह। लेकिन वहां क्या है, मस्जिद है, मंदिर है या कोई चरागाह भूमि है, तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, तो वहां एक आदमी को मुकदमा करने की परमिशन नहीं दी जाती। वो इसलिए नहीं दी जाती, कहीं ऐसा नहीं है कि वादी और प्रतिवादी एक कंस्पिरेसी करके उस जमीन को हड़प ले। तो इसलिए ये इस तरह के मामलों में पब्लिक एट लार्ज को पता होना चाहिए कि इसमें ये डिस्प्यूट है और अब कोई भी आदमी अपना पक्ष वहां कोर्ट में जाकर रख सकता है। तो ये इसकी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है। और ऑर्डर 1 रूल 8 में मैंने बहुत सारे दावे खारिज होते देखे हैं, डिसमिस होते देखे हैं, क्योंकि ये जो शुरुआती फॉर्मेलिटी है ये वहां कंप्लीट नहीं होती है। तो इसमें ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसमें पॉइंट है रूल नंबर 8A, न्यायालयों की कार्रवाई में राय देने या भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को अनुज्ञात करने की शक्ति। यानी कोर्ट जो है, जहां कोर्ट को लगता है कि यदि वाद का विचारण करते समय न्यायालय का समाधान हो जाता है, यहाँ जो समाधान शब्द है ना, सेटिस्फाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ कोर्ट मटेरियल देखेगा, प्राइमा फेसी मटेरियल देखेगा कि उसके सामने क्या क्या मटेरियल है जिससे वो अपना सेटिस्फेक्शन करेगा। और उनको लगता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय मतलब व्यक्तियों का समूह, जैसे कोई कंपनी है या कोई फर्म है या और कोई ग्रुप है, तो ऐसे किसी विधि के प्रश्न में, किसी लीगल क्वेश्चन में वो इंटरेस्टेड है और वो अपनी राय देने के लिए वो अपनी राय देना चाहता है और ऐसी जो राय है वो कोर्ट के सामने आनी चाहिए, इसमें पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट है। तो ऐसी स्थिति में वहां इस रूल ऑर्डर 1 रूल 8A की एप्लीकेशन लगेगी और फिर अगर कोर्ट अलाउ करता है तो वो व्यक्ति जो है या वो व्यक्तियों का समूह जो है वो कोर्ट में अपनी उस लीगल प्रश्न पर राय दे सकता है। ऐसा तभी होता है जब पब्लिक एट लार्ज, बड़े पैमाने पर पब्लिक प्रभावित हो रही है और वहां वो अपनी कोई इस तरह की बात कोर्ट में वो भी अपना मामला पक्ष रखना चाहते हो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो हमने प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, वादी प्रतिवादी है, इनका मिस जॉइंडर कर दिया, मिस जॉइंडर का मतलब गलत जॉइंडर कर दिया या नॉन जॉइंडर कर दिया, मतलब किसी को पार्टी नहीं बनाया या गलत पार्टी बना दिया, तो होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसका जो इफेक्ट है वो ऑर्डर 1 रूल 9 में दिया गया है
कि नो सूट शैल बी डिफीटेड, इससे कोई नुकसान नहीं होगा पार्टीज को। ये तो एक जनरल बात इस रूल नंबर 9 में कह दी गई है कि मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ में एक प्रोविजो भी नीचे जुड़ा हुआ है, परंतु इस नियम की कोई बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू नॉन जॉइंडर ऑफ ए नेसेसरी पार्टी। यानी हमने बात की कि दो तरह की पार्टीज हमारे पास होती हैं, एक नेसेसरी पार्टी होती है और एक फॉर्मल पार्टी होती है। जब हम किसी व्यक्ति कई पार्टियां ऐसी होती हैं जिनको पार्टी बनाए बिना उस व्यक्ति को, वो जो प्लेंटिफ है, जो पक्षकार अपना राइट क्लेम कर रहा है, तो अगर उसने उस व्यक्ति को पार्टी नहीं बनाया तो उस पार्टी के बिना उसको कोई राइट मिल ही नहीं सकता। तो ऐसी पार्टियां जो इस तरह दावे में इफेक्ट डालती हैं, इनको तो नेसेसरी पार्टी कहते हैं। और कुछ होती है फॉर्मल पार्टी, जैसे दो व्यक्तियों की आपस की लड़ाई में अगर वो सरकार को पार्टी बनाते हैं तो ये फॉर्मल पार्टी हो गई सरकार, क्योंकि लड़ाई तो उनकी आपस की है, प्लॉट तो वो आपस में दोनों झगड़ रहे हैं, तो सरकार उसमें क्या करेगी। लेकिन सरकार को भी उनको फॉर्मल पार्टी के रूप में वो सरकार को पार्टी बनाते हैं। तो ऐसी कई दावों में परिस्थितियां होती है, ठीक है। तो नेसेसरी पार्टी अगर नहीं बनाया है तो उसका बहुत इफेक्ट आएगा। ये रूल 9 भी कहता है कि अगर कोई फॉर्मल पक्षकार था तो फॉर्मल को तो आपने नहीं बनाया तो दावा डिफीट नहीं होगा, लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी आपने छोड़ दी तो फिर आपको कोई भी रिलीफ प्राप्त नहीं होगा, डिफीट मामला हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति आपके प्लॉट पर कब्जा करना चाह रहा है, तो जो कब्जा कर रहा है वो तो इस मामले में नेसेसरी पार्टी है, लेकिन आपने उसको पार्टी बनाया नहीं, उस तीसरे गांव के आदमी को आपने पार्टी बनाया, तो वो तो भैया कब्जा कर ही नहीं रहा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, नेसेसरी पार्टी कौन, जो वास्तव में लड़ाई की जड़ है वो नेसेसरी पार्टी है, ठीक है। तो जो आपकी प्लॉट पर कब्जा करना चाह रहा है वो तो नेसेसरी पार्टी है, आप उसको पार्टी बनाते नहीं हो और गांव के किसी तीसरे व्यक्ति को पार्टी बनाते हो, तो उसका क्या फायदा। उसके खिलाफ तो आपको कोई वो लेना भी नहीं है, राइट लेना भी नहीं है, वो आपके प्लॉट पर कब्जा भी नहीं करने आ रहा। तो ये नेसेसरी पार्टी होती है। इसलिए ये कहता है कि अगर नेसेसरी पार्टी नहीं बनाई है तो आपका दावा डिफ्यूट हो सकता है। तो इस इफेक्ट, इस रूल 9 से आपको समझ में आ गया ना कि ये जो पार्टीज की ज्वाइनिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमको जब हम कोई प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं, जब कोई वाद पत्र हम तैयार करते हैं, और बीइंग एन एडवोकेट ये काम आपका है, क्योंकि अभी कोर्ट पिक्चर में नहीं आया है। तो अगर एडवोकेट साउंड होगा, अगर उसको पता होगा कि किन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, किन को नहीं बनाया जाना चाहिए, ये कानून की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज होता है। क्योंकि हर मामला जो नया होता है उसमें हर बार ये सवाल उठेगा कि इसमें किन किन व्यक्तियों को हम पक्षकार बनाएं। तो प्लेंट ड्राफ्ट करते समय ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति को हम पार्टी बनाएं और कौन को नहीं बनाएं। तो ये चीजें एक्सपीरियंस से फिर धीरे धीरे आपको आने लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटल अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो फिर आप चीजों को सीखने लग जाते हैं। तो इसलिए इस ऑर्डर 1 से देखो हम कितना समझ पा रहे हैं कि सही पार्टी बनाना कितना जरूरी है। क्योंकि पता है 10 साल आपका मुकदमा चला और पार्टी नहीं बनाई सही, तो 10 साल बाद उसका इफेक्ट आएगा और मुकदमा खारिज हो जाएगा, कोर्ट मुकदमा खारिज कर देगी। तो आपने जो 10 साल मेहनत की वो तो बेकार चलेगी। तो इसलिए जब आप मुकदमे को ड्राफ्ट कर रहे हो, जब मुकदमा कोर्ट में पेश कर रहे हो, तभी ये सारे दिमाग लगा लेने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया नो। अब सवाल ये है कि कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है, अब ये तो रूल नंबर 9 की बात हो गई, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमने तो पूरी सावधानी रखी लेकिन फिर भी पार्टी गलत बन गई। तो अब उसका उपाय क्या हो सकता है? क्या कोई हम ऐसा रूल है हमारे पास, कोई ऐसा कानून है कि हम उन पार्टियों को बदल सकते हैं या कोई जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। ये ऑर्डर 1 रूल 10 है, ये आपको इसमें हेल्प करेगा। ये इसमें पार्टीज बनाने की एप्लीकेशन कोर्ट में लगती है। अब देखिए, जो ही आपने कोर्ट में वाद पत्र पेश किया, प्लेंट पेश किया,
उसके 10 दिन बाद ही आपको समझ में आ गया कि आपने एक पार्टी छोड़ दी। आपको तो यहाँ आपने प्रतिवादी जो है, डिफेंडेंट जो है 3 बनाने चाहिए थे, लेकिन 2 ही डिफेंडेंट बनाए। एक तो अभी भी हमारे प्लॉट पर कब्जा कर रहा है, तो उसको तो बनाया नहीं। अब अगर इन 2 को बना लिया और उस एक को छोड़ दिया तो वो कब्जा कर लेगा, तो बात तो बराबर ही रही। तो अब आप क्या करोगे? 10 दिन बाद आपको समझ में आया कि वो एक तो छूट ही गया, तो आप फटाफट कोर्ट में ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन पेश करोगे। ये ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन कोर्ट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और ये जैसे हम इसको मैं पढ़ती हूँ कि कब बनाई जा सकती है। जब कोई वाद वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम से संस्थित किया गया है, या जहां ये संदेहपूर्ण हो कि क्या वह सही वादी के नाम में संस्थित किया गया है, वहां यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में, यानी देखिए शब्द देखिए, एट एनी स्टेज, यानी आप प्लेंट पेश करने के बाद, कोर्ट में दावा पेश करने के बाद और निर्णय होने तक, इसमें कहीं कोई शब्द नहीं दिया हुआ कि आप अपील में पेश नहीं कर सकते, आप बहस अंतिम की स्टेज पर पेश नहीं कर सकते, या आप डिफेंडेंट की एविडेंस की स्टेज पर पेश नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें शब्द दिया हुआ है एट एनी स्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन आप किसी भी स्टेज पर पेश कर सकते हो। देखिए इसमें मैं रूलिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, रूलिंग्स से एक अलग तरह का इफेक्ट आता है। मैं फिलहाल केवल सीपीसी की बात कर रही हूँ, इसलिए हमको केवल सीपीसी पर ही यहाँ ध्यान लगाने की जरूरत है कि ऑर्डर 1 रूल 10 में आखिर क्या कहा गया है। तो जजमेंट का अलग स्कोप हो सकता है, कोई जजमेंट किसी भी रूप में आ सकता है। मैं किसी भी जजमेंट की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, यहाँ रूल 10 में जो शब्द है मैं उसकी बात कर रही हूँ, और उसमें लिखा हुआ है एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। इसका मतलब है इसमें कोई कहीं किसी भी स्टेज की कोई बाध्यता नहीं है, और ये एप्लीकेशन कहीं भी लग सकती है। इफ नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इन डिस्प्यूट, सो टू डू, ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्सटीट्यूटेड और एडेड एज प्लेंटिफ अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स जस्ट। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। एक बार एक दावा पेश हुआ कोर्ट में, एक प्लेंटिफ आया, उसने अपना प्लेंट पेश किया और उसने कोर्ट में समन जारी करवाई कोर्ट से डिफेंडेंट के खिलाफ। उसने ये आरोप लगाया कि ये जो डिफेंडेंट है ये मेरे प्लॉट पर कब्जा कर रहा है और वहां जो है दीवार बना रहा है, ये उसने पेश किया। अब वो डिफेंडेंट, उसको समन जारी हो गए, वो डिफेंडेंट कोर्ट में आ गया। उसने कहा साहब मैं तो ठेकेदार हूं, मैं तो सिर्फ वहां खड़ा रह के काम करा रहा हूं, मेरा उस प्लॉट से कोई लेना देना है, आप कहोगे तो मैं तो काम बंद कर दूंगा। लेकिन मेरे काम बंद करने से या ना करने से इसको कोई रिलीफ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मकान बनाने वाला तो कोई दूसरा है। मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो ठेकेदार हूं, तो दूसरा ठेकेदार आके काम करने लग जाएगा। तो अब यहाँ वादी को, प्लेंटिफ को ये समझ में आ गया यार बात इसकी सही है, ये तो ठेकेदार है, इसको पार्टी बना के क्या करूंगा। ये तो आज कह रहा है कि ठीक है साहब मैं तो नहीं बनाऊंगा, ये तो छोड़ के चला जाएगा, लेकिन फिर असली आदमी तो छूट गया, वो तो कल से काम फिर शुरू करेगा। तो फिर यहाँ वो क्या करे? तो ऐसी स्थिति में ये इस पार्टी को डिलीट करने के लिए वो ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन लाएगा प्लेंटिफ, और वो ये कहेगा कि ये जो मैंने डिफेंडेंट बनाया है ये मैंने गलतफहमी में बना दिया और इसको तो डिलीट कर दिया जाए, और ये जो दूसरा डिफेंडेंट है, ये जो नया व्यक्ति है, इसको मैं डिफेंडेंट बनाना चाहता हूं, तो इसको ऐड किया जाए और इसको डिलीट कर दिया जाए। तो यहाँ ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन पार्टी, चाहे प्लेंटिफ को घटाना हो, प्लेंटिफ को डिलीट करवाना हो, प्लेंटिफ को जोड़ना हो, डिफेंडेंट को जोड़ना हो, डिफेंडेंट को घटाना हो, कुछ भी करना हो, पार्टीज के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन लगेगी। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें समझ लेनी चाहिए। तो और कोर्ट जो है फिर ऑर्डर 1 रूल 10 पर उन सुनवाई करेगा पक्षकारों की। अगर दोनों पक्षकार सामने हैं तो दोनों की सुनवाई करेगा, और अगर एक सामने है, जैसे केवल वादी अभी प्लेंटिफ आया है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें डिफेंडेंट आया ही नहीं है, तो इसमें सुनवाई की जरूरत ही नहीं है। और जो डिफेंडेंट आ गया है वो तो, उसको अगर हम सुन भी ले तो वो तो खुद ही आके ये बात कह रहा है कि हाँ मैं तो कब्जा कर ही नहीं रहा हूं, मेरे भले से तो दावा डिक्री कर दो। तो यहाँ ये जो है डिफेंडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक्चुअल डिफेंडेंट है वो अभी पार्टी बना नहीं है, जिसके खिलाफ एक्चुअल वादी को रिलीफ सॉर्ट करना है, रिलीफ चाहना है।
तो वो अभी है नहीं, तो यहाँ हम केवल वादी की एप्लीकेशन पर सुनकर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। और जब डिफेंडेंट आ जाता है, कोई डिफेंडेंट आ जाता है, फिर कोई और पक्षकार को पार्टी बनवाना चाहता है वादी, तो फिर वो ऑर्डर 1 रूल 10 की जब एप्लीकेशन लाएगा तो ये डिफेंडेंट को सुनना पड़ेगा। हालांकि कई बार ये भी इसमें बात होती है कि जो पक्षकार, जिसको हम पक्षकार बनाना चाहते हैं, उसको भी हम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे वादी या ऐसे डिफेंडेंट ये कह देते हैं कि इसको पक्षकार बनाने से हमारे हितों पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई बहस नहीं करना चाहते। तो ऐसी भी परिस्थिति आती है, अलग अलग मुकदमे की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अलग अलग उसमें परिस्थितियां होती हैं, तो कई सारी परिस्थितियां इसमें आती है। तो ये तो ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन हो गई। इसमें डिफेंडेंट भी एप्लीकेशन लगा सकता है। कई बार डिफेंडेंट को लगता है कि इस व्यक्ति को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए, तो वो भी ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन ला सकता है। अब यहाँ इसमें 2-3 बातें और कही गई हैं कि जहां प्रतिवादी जोड़ा जाए वहां वाद पत्र का संशोधन किया जाना। When defendant added plaint to be amended। तो कई बार क्या होता है कि हमने डिफेंडेंट बना दिया, पहले कोई दूसरा था, उसके नाम पते वगैरह सब लिख दिए, उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लेंट को ड्राफ्ट किया। अब उस डिफेंडेंट को तो हमने हटा दिया, क्योंकि उससे हमारे कोई राइट हमको पता चल गया, जब वो कोर्ट में आया उसने बता दिया वो ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो वो तो हमारे राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा। तो जो दूसरा व्यक्ति, नया व्यक्ति को हम बना रहे हैं, अब हमको सारी बातें नए तरीके से लिखने पड़ेंगी। तो क्या हम दावे को वापस लेंगे? नहीं, दावे को वापस नहीं लेंगे, प्लेंट को वापस नहीं लेंगे। अब उसमें हम अमेंडमेंट कराएंगे, और वो अमेंडमेंट की जो एप्लीकेशन है वो ऑर्डर 6 रूल 17 में लगेगी। ऑर्डर 6 रूल 17 नियम 17 ऑर्डर 6 रूल 17 में लगती है वो एप्लीकेशन। तो यहाँ जब हमको अगर जरूरत है, हमने कोई नया डिफेंडेंट जोड़ लिया है, या पहले वाला डिलीट कर दिया है, या पहले वाले डिफेंडेंट के साथ ही दो डिफेंडेंट और जोड़ लिए हैं, तो उनके संदर्भ में भी हमको कई बार ये जरूरत पड़ती है कि हम प्लेंट में अमेंडमेंट कराएं, तो हम और उसमें अमेंडमेंट करवाएंगे। तो वो हम 6 रूल 17 जब हम पढ़ेंगे ऑर्डर 6 को, तब पढ़ेंगे। तो ये तो ऑर्डर 1 रूल 10 हो गया आपका। अब आता है एक और ऑर्डर 1 रूल 13 ऑब्जेक्शन फॉर पार्टीज। अब ये ऑब्जेक्शन करता है डिफेंडेंट। क्या होता है कि जैसे वादी को तो कुछ पता नहीं चला, वादी ने तो, प्लेंटिफ ने तो अपना जिसको पार्टी बनाना था बना दिया, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो आता है और वो फिर उसको ऑब्जेक्शन है कि उसको क्यों पार्टी बना लिया, या किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया। तो वो अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है डिफेंडेंट, तो यहाँ वो रूल 13 के तहत एप्लीकेशन पेश करेगा, तो उसको बोलेंगे ऑर्डर 1 रूल 13 की एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन की फिर कॉपी दी जाएगी प्लेंटिफ को, और फिर दोनों को सुना जाएगा, फिर कोर्ट तय करेगा। तो अगर ऑब्जेक्शन कोई पार्टीज करती है, जैसे यहाँ अभी हमने एग्जाम्पल लिया उस ठेकेदार का, कि वो ठेकेदार आया और उसने कहा कि साहब मैं तो कुछ ही कर ही नहीं रहा हूँ, तो यहाँ वो रूल 13 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा और वो कोर्ट को बताएगा कि मैं तो ठेकेदार हूँ, मैं तो किसी के कहने पर काम कर रहा हूँ, तो मेरा तो यहाँ पार्टी बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसने रूल 13 की एप्लीकेशन लगाई, वो रूल 13 की एप्लीकेशन पर वादी कह देता है कि ठीक है साहब इसको डिलीट कर दो, तो डिलीट कर दिया रूल 13 की उसके ऑब्जेक्शन पे। अब कोई प्लेंट में कोई डिफेंडेंट नहीं बचा, तो अब जो प्लेंटिफ है वो ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन लगाकर उस वास्तविक व्यक्ति को पार्टी बनवाएगा। तो ये हमने पार्टीज के जॉइंडर, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर इत्यादि के बारे में ये हमने इस ऑर्डर को पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि अब ये सीपीसी जो है आपको समझ में आ रही होगी कि शुरुआत में ही कोर्ट में जब हम प्लेंट की ड्राफ्टिंग करते हैं और प्लेंट हमको पेश कर रहा है, तब हमको कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है और हमारे दिमाग को कितना सक्रिय रखना पड़ता है, और ये जो सारी बातें हैं ये हमको एक अच्छे वकील बनाने की तरफ हमें हेल्पफुल होती हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये कितना समझ में आया, वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।